नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मित्रों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप जानेंगे पेडागोगी। आपको पता है कि सीटेट की जो परीक्षा है वो आपकी समझ पर आधारित होती है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी आते हैं, यानी कि बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। उन बड़े बड़े प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना। और इससे पहले टैग वर्ड की वीडियो बनाई है, उसे आप लोग अवश्य देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टैग वर्ड की सहायता से आप लोग जो है पेडागोगी को किस तरीके से हल करेंगे ये भी आप जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है आपकी परीक्षा नज़दीक है, यानी कि 21 जनवरी को आपकी परीक्षा है। तो अब आपको कम समय में सीटेट को पास करना है और करना ही है, क्योंकि आगे आने वाली जो परीक्षा हैं उनमें आपको बैठना है। तो कम समय में आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराहट अपने अंदर नहीं लानी है, क्योंकि अब तक आपने जो तैयारी की है उसका आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और पी बाई क्यू हल करने हैं, बस। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और पॉजिटिव सोच के साथ में आपको सीटेट की परीक्षा देनी है, और इसी के साथ में आपका सीटेट निकल जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, संपूर्ण, यानी कि आपकी क्या है इसमें पेडागोगी शिक्षा शास्त्र, इसमें आपका संपूर्ण है। आप इसमें समझ जाएंगे। और जिन्होंने सीटेट की परीक्षा दी है तो उनको ये पता होगा कि ये प्रश्न आपके बार बार पर रिपीट होकर के आते हैं सीटेट की परीक्षा में। तो इसलिए ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ये पहला प्रश्न है आपका, ठीक है। और आप बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी, ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। अपना प्यार कमेंट में अवश्य लिखना। तो ये पहला प्रश्न है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या होती है भैया? समावेशी शिक्षा होती है चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो, चाहे वो कमज़ोर हो पढ़ने में, चाहे मिडिल हो, चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, वो उसमें समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी कक्षा सभी बच्चे पढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे उन्हें चाहिए कि वे, है ना। अब ऐसे प्रश्नों में बच्चे जो हैं काफ़ी परेशानी का महसूस करते हैं। तो अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल करेंगे। जैसे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। अब देखिए, यहाँ पर ये बाधा आ गई है ना, तो अब इसमें पूछा है समावेशी कक्षाओं में काम कैसे करें। ये दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पाठ्यचर्या में जब तक आप अनुकूलन नहीं करेंगे तो समावेशी कक्षा तो बेकार है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल नहीं करेंगे तो भी बेकार है। अपने स्वयं के अनुभव तो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये तीनों जहाँ पर हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न आपने कैसे जाना? टैग वर्ड की सहायता से, क्योंकि ये टैग वर्ड में मैंने आपको बता दिया है। तो आसानी से आप लोग इस प्रश्न के आंसर को देख सकते हैं। तो अगर आपने इसके सेकंड क्वेश्चन को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, और अब की बार सीटेट होगा आपका पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम माने होता है सीखने के लिए। सीखने के लिए मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत, देखो वर्गीकृत है ना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये तो बताया ही नहीं गया है ना, ग्रेड देना। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि करना, जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, इसे हम थोड़ा छोड़ सकते हैं। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो देखिए, ये मानक शब्द जैसा आ जाए तो ये टैग वर्ड में मैंने बताया था कि नेगेटिव है। ये भी आपका वर्गीकृत करना, तो बच कौन सा रहा है आपका थर्ड ऑप्शन बच रहा है। तो थर्ड अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सीखने के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है भैया? देखिए, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार किया जा सके। तो बिल्कुल सही है। अगर हमारे मित्रों ने थर्ड क्वेश्चन को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। जो अनुभवात्मक अधिगम होता है, सीखना, वो किस पर बल देता है?
बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक के महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को उत्पाद के रूप में देखने पर। तो देखिए, अनुभव जो होता है वो किस पर बल देता है, तो वो देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर देता है ना। तो अगर आपने थर्ड को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो देखो, जहाँ पर भैया अवसर जैसी बात आ रही हो तो फटाफट से मार दीजिए, ये सब तो गलत है। और टैग वर्ड में बताए थे कि जहाँ भी अवसर बच्चे को दिया जा रहा हो आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर आपने 4 ऑप्शन को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये इसमें एक अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, और ऐसे में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे मित्र काफ़ी गलती करते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से करना इसे, ठीक है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है भैया, सक्रिय भागीदारी होगी तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो ए और आर आपको अगर लग रहा है तो बिल्कुल सही। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चुना है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी यानी कि 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। अधिगम यानी सीखने के दौरान योगदान नहीं दे रहा, ये नहीं वाले हैं, है ना। संगठन, वर्गीकरण, वैचारिक, गैर प्रासंगिकरण। तो इसमें देखिए, संगठन देता है, वर्गीकरण भी देता है, ये नहीं पूछा है ना। वैचारिक, गैर प्रासंगिकरण नहीं देता है तो नहीं पूछा है, नेगेटिव वाला प्रश्न पूछा है, तो आंसर भी इसका नेगेटिव जाएगा। 4 ऑप्शन चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। देखो भैया, कितना बढ़िया प्रश्न है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर अगर आपने 4 चुना है तो बिल्कुल सही है। और देखिए, एक मैंने क्लास बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना कि तुक्का कैसे लगाएं। अब तक आपने जितने प्रश्न देखे हैं सारे टैग वर्ड की सहायता से देखे हैं। और मित्रों, इसमें एक तुक्का लगाने वाली बात यही है कि जो भी आपको बड़ा लग रहा है प्रश्न में वही आपका आंसर सही जाएगा। ये जब तुक्का लगाना है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब आप एक दुविधा में हैं तब लगाना है। अब बाकी का आप सभी पे लगाएंगे तो आपकी जो है परीक्षा में प्रश्न गलत ही जाएंगे। ये तुक्का आपको जब लगाना है जब आपको लगता है कि अब मुझ पे ये सही है या ये सही है, तो आपको बड़ा वाला चुन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफलता माने होता है बच्चे को मतलब फेल हो जाना, या बच्चा जो बार बार पे प्रयास कर रहा है तब भी वो उस सफलता प्राप्त नहीं कर रहा। तो आरोपण का एक उदाहरण है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा भैया, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण है। आंतरिक माने अपने आप में, इसमें टीचर वाली बात नहीं कही गई है। बच्चे खुद ही विफल हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण यह है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है। ऐसे प्रश्न को कैसे समझेंगे, देखिए आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं
और आप बार बार पर 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने अंदर से सोचते होंगे कि मैंने यहाँ पर ये गलती की है, इसलिए मेरा ये सीटेट निकला नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका खुद ही आंतरिक आरोपण हुआ। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वलीनता मतलब होता है अपने में ही बच्चा लीन रहता है। तो कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसमें पूछ रहा है स्वलीनता। स्वलीनता में बच्चा क्या करता है, बार बार दोहराएगा और आवर्ती का व्यवहार करेगा, है ना। स्वलीनता अपने आप में लीन है, बच्चा किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति में बार बार दोहराव और आवर्ती का व्यवहार होगा। तो अगर आपने थर्ड ऑप्शन चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अभिकथन दिया है और कारण दिया है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आप लोग अच्छे से इन्हें देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना। भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत करने में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं, अपनी क्षमताओं। तो देखो ए भी सही है और आर भी सही है। तो जहाँ पर आपको ए आर दोनों सही लगते हैं तो फटाफट से मोहर लगा दीजिए, ठीक है। ए सही है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। प्राथमिक लक्ष्य, पहला तथ्यों को रटना, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट करना, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, और या समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। फटाफट से आंसर बताइए। अगर आपने टैग वर्ड की वीडियो देखी है तो आप लोग इसका आंसर अवश्य बताएंगे। और आप लोग कमेंट में बताइए कि 11 में से आपके कितने सही हो चुके हैं और इन प्रश्नों को आपने कितनी बार PYQ में देखा है। तो देखिए, तथ्यों वाली बात नहीं कही गई है, प्रथम लक्ष्य पूछ रहा है, ठीक है। आपके लिए पॉजिटिव पूछा है। यंत्रवत जैसी बात आए, समकक्षियों प्रतिस्पर्धा जैसी बात आए तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो 4 ऑप्शन ही बच रहा है जिसमें समालोचनात्मक चिंतन का बात कही गई है। तो आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने 4 को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। अगला है आपका 12वां प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत में अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो तर्क संगत से अनुभवजन्य की तो बात नहीं है। बच्चे प्रभावी ढंग से यानी अच्छे ढंग से कब सीखते हैं, जब बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाए। बच्चे पे कुछ नहीं आता है, बच्चे पे ए आ रहा है, बी की ओर जा रहा है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है बच्चा, तो उसका क्या है, प्रभावी ढंग है। तो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानक विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए कि अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध हो ये तो है ही नहीं। ये है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानक विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता का पूछा है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट लगाया है तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन की बात चल रही है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, आपके देश में कुल कितने राज्य हैं, कितनी राजधानियाँ हैं, आपके देश का नाम व मानचित्र पर किसकी भौगोलिक स्थिति है। समालोचनात्मक मतलब होता है जिसमें सभी चीज़ आ जाएं, है ना, और सभी चीज़ का मतलब होता है इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें विस्तृत उत्तरीय आपको उत्तर देना है।
आपके शहर का क्या नाम है बच्चा, हल बता देगा। कुल कितने राज्य हैं ये भी बता देगा। आपके देश का नाम क्या है ये तो फटाफट से एक ही लाइन में बता देगा। अभी इसमें बचा है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो इसमें बच्चे को दिमाग भी लगाना पड़ेगा और अधिक इसमें लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला चुना है तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो भैया देखिए, समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण की बात चल रही है, तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या बिल्कुल नहीं। पृथक्करण जैसी बातें तो होती ही नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल, यहाँ पर भैया केवल दिखाई दे जाएं। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के लिए परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, है ना। तो ये ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग टैगवर्ड की सहायता से फटाफट से कर सकते हैं। ये आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो मानक शब्द आ गया, इधर पृथक्करण और वर्गीकरण आ गया है, यहाँ पर ये केवल आ गए, तो ये नेगेटिव है सभी। पॉजिटिव आप पूछा है तो आंसर 4 अगर आपने चुना है तो आंसर सही है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। आमतौर पर भिन्न होते हैं समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो देखिए, समझ की अग्रवर्ती गहनता तो होनी ही चाहिए, ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है सीखने की तेज गति। ए और बी जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है तो फटाफट से आंसर लगा दीजिए। तो ए और बी आपको दिख रहा है 4 में, तो यही आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण मतलब क्या होता है, सुनने में। बाधित माने होता है रुकावट, कि सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रश्न इसमें दिए गए हैं प्रश्न, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, भैया सांकेतिक भाषा का तो मतलब ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सांकेतिक भाषा बच्चा समझेगा ही नहीं। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चों को सुनने वाली क्षमता बिल्कुल नहीं। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, ये भी नहीं। तो पूछ क्या रहा है प्रश्न हमसे, ये प्रश्न पूछ रहा है 16वां प्रश्न है, ये रहा आपका, ये समावेशी शिक्षा। और ये रहा 18वां प्रश्न है ये। तो इसमें देखिए, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही है। जो श्रवण यानी कि सुनने में जो बच्चा बाधा उत्पन्न हो रही है बच्चे को, तो प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को, अच्छे ढंग से अगर संवाद कर रहे हैं तो क्षमता को बच्चे को प्रभावित कर सकती है। यही कथन पूछा है तो सही है इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 19वां, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डॉट डॉट में समान हैं जबकि में वे भिन्न हैं। तो इसमें क्या होगा, समावेशन वाली बात चल रही है। तो देखिए, समावेशन पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन, और जबकि समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना का पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र का प्रयोग करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो ये आंतरिक की बात हो रही है। तो देखो शिक्षक से मतलब नहीं, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य, जब हम कोई परेशान होते हैं कुछ भी है, तो जैसे कि मोबाइल में अब ईयरफोन यूज करते हैं, तो वो क्या है, हमारा व्यक्तिगत आनंद होता है। यही पूछ रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। तो सेकंड बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना।
21 क्वेश्चन है आपका। महारत यानी निपुणता। महारत का मतलब होता है निपुणता। लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर पूछा है। तो अंतर है इसमें, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। यह है आपका महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन का लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो मित्रों, अगर आपने इसके सेकंड ऑप्शन को माना है तो आंसर बिल्कुल सही है। और ये बात ध्यान रखना कि सीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। ये सीटेट के ही प्रश्न हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो आप लोग जो है टाइम को जो है सही से मैनेज करके चलना। जब हम परीक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम की वजह से प्रश्न छूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प्य से जूझ रहे हैं, यानी पढ़ने से जूझ रहे हैं, पढ़ना सिखाया जा सकता है तो उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। बात चल रही है पठन वैकल्प्य से, है ना। तो पठन वैकल्प्य के लिए प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को पढ़ाया सिखाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, जटिल समस्याओं से जूझ रही अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो शिक्षक भैया कैसे करेंगे? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। पहले मंथन करेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे, फिर उस बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। तो अब इसमें आप जो है प्रश्न के आंसर देखते जाएंगे, फिर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग प्रश्नों को समझो। ये प्रश्न वो हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, किसमें? सीटेट की परीक्षा में आने ही है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो शेयर अवश्य करना। कैसी लगेगी ये आप कमेंट में अवश्य बताओ। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। तो खाली जगह में क्या आएगा? सहकारी अधिगम। क्या होगा? सहकारी अधिगम बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरणों के बारे में सोचने में संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। देखिए भैया, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि उदाहरणों के बारे में सोचने में संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ए ही सही है। ए को सही माना है तो ऑप्शन अगर फर्स्ट चुना है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या हो, ये बताना है। तो यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले उस पर चर्चा करें, उसके बारे में विद्यार्थियों को नहीं पता है, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों को जानें। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन अगर आपने चुना है, क्योंकि इसमें संदर्भ वाली बात कही गई है। संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। दोनों पॉजिटिव वर्ड आ गए हैं, संदर्भ भी आ गया, अवसर भी आ गया है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाएगी? एक शिक्षिका है, एक बच्चे को व्याख्यान न दे रही है, बल्कि व्याख्यान के देने के बजाय वो इशारों में कह रही है कि ये इसका आंसर सही है। तो क्या होगा? पाठ, प्रत्यक्ष निर्देश, अनुकूलन, पुनर्बलन। तो ये सहारा दिया जा रहा है एक बच्चे के लिए, तो इसका जो आंसर है वो है पाठ। क्या है?
पार्ट जो है वो सही है, इसके फोल्डिंग, तो ये आपका सही है फर्स्ट ऑप्शन। अगला है 29वां प्रश्न है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन भैया नहीं किया जाना चाहिए बच्चों में डर और सीखने के तनाव पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्यों, क्या पूछा है प्रश्न, नहीं पूछा है ना, तो नहीं के लिए आपको नहीं देना है, ये तो सब सही है। बच्चों की तैयारी के स्तर पर पता लगता है, शिक्षण अधिगम में मनन और उसमें संशोधित भी होता है। बच्चों की शिक्षा पर समर्थन और सुधार करने के लिए नहीं पूछा है, तो इसमें नहीं वाला जो है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए नहीं, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30वां प्रश्न है, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को करना चाहिए छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाए और उसके अनुसार पढ़ाए। तो ये 30 प्रश्नों में से अब तक आपके कितने सही हुए हैं, फटाफट से कमेंट में बताइए। और आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बात कर रहे हैं भैया समावेशी शिक्षा के बारे में। यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं, एकत्रित। इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। तो देखिए इसमें थर्ड गलत है ना, क्योंकि फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। जहाँ भी आपको फर्स्ट और सेकंड सही लग रहा है वो लगा दीजिए, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका यानी कि अध्यापिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भैया, तो ये करना चाहिए, फटाफट से लगा दीजिए, मानना चाहिए कि वे विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं, ठीक है। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। तो ये बात कर रहे हैं समावेशी की, तो आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर को सोच लिया होगा, सहयोगात्मक अधिगम। सेकंड ऑप्शन को अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 34, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। तो इसका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है, 4 ऑप्शन, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, तो आपका 4 सही है। 35वां है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। रचनात्मकता के विशिष्ट अंग, तो देखिए इसमें रचनात्मकता की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो जोखिम उठाना, ठीक है। इसके बाद में आपका लचीलापन, और नेक्स्ट है आपका बोरियत के लिए असहिष्णुता, ये सही है। तो इसमें सेकंड और आपका 4th और आपका 5th दिखाई दे रहा है, तो वो सही है। मारो बहुत लगाओ ठप्पा, आंसर सेकंड पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को खाली जगह और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी कैसी होनी चाहिए, बता दीजिए फटाफट से। तो मेज कुर्सी भैया देखिए, कक्षा में गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए खिसकाया जा सके, है ना। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। 37वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। आर दिया है, यानी कि तर्क, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो देखिए ए और आर दोनों ही सही हैं, क्योंकि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। तो भैया अनुभवात्मक जो है ये डालता है आपके
करके सीखने की महत्ता पर, किसके करके सीखने की, फिर सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 39वां, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो करना चाहिए भैया किस पर, ये आपके स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पर। फर्स्ट यानी कि आपका 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 40, बच्चों को सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो प्रभावी तरीका क्या है, देखो परीक्षाओं में अंक लाने के लिए कहना, तो ग्रेडिंग सिस्टम तो है ही नहीं। उनके प्रदर्शन की तुलना करना, ये भी नहीं। इनाम और सजा देना, नहीं भैया। उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना, बिल्कुल सही है क्योंकि पॉजिटिव है। प्रभावी तरीका पूछा है तो आप लोगों के अंदर अगर थोड़ा भी आपने PYQ हल किए होंगे, टैग वर्ड की वीडियो को मित्रों आप लोग अवश्य देखना। ये सारे प्रश्न वही हैं जो आप लोग टैग वर्ड की सहायता से कर सकते हैं क्योंकि आपकी शिक्षा शास्त्र है पेडागोगी, कंप्लीट पेडागोगी। तो ये है आपका 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने में रोकेगी। तो रोकेगी ये मतलब इसमें दिया है छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही आपका 4 ऑप्शन सही है, समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने में रोकेगी। महत्वपूर्ण यानी कि बाधा उत्पन्न करना, तो ये आपका 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देगी। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा की बात चल रही है और अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पर सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला है 43वां, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता एक उदाहरण होगा। तो निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो इसका उदाहरण विविधता के बारे में पूछा है, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। ये क्या है आपका समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है। समीर को क्या है, रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 44वां है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार के अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो सामाजिक की बात चल रही है भैया, तो ये करता है आपका सामाजिक घटक जो है पोषण पर देता है। किस पे देता है, पोषण पे देता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई विवशता एक स्थित जहाँ, सीखी हुई विवशता एक स्थित है जहाँ पर क्या है, शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि अतीत में लगातार फेल होते आए हैं। सीखी हुई विवशता यानी कोई बच्चा बार बार पे पढ़ रहा है वे और बार बार पे सीटेट में फेल हो रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है कि शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि अतीत में लगातार फेल होते जाए हैं। ये जब होती है भैया जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। और देखो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपकी परीक्षा नज़दीक है, आप पॉजिटिव सोच रखें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जो भी आपने याद किया है अब तक, नोट्स बनाए हैं, उनका रिवीजन कीजिए और परीक्षा हॉल में अच्छे से पेपर दीजिए, आपका सीटेट निकल जाएगा, है ना। तो यही तो पूछा है। तो ये होता है शिक्षार्थी ये अनुभव करती है कि वे फेल हो जाएंगे क्योंकि वो अतीत में लगातार फेल होते आ रहे हैं, धारणा बना ली है मतलब। तो यही ऑप्शन सही है। 47वां है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो बात चल रही है आपकी अल्बर्ट बंडूरा वाली। तो इन्होंने बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका बताया। क्या बताया, मॉडलिंग। सेकंड ऑप्शन इज द राइट।
नेक्स्ट है 48वां, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में यानी कि सीखने के वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो यही सही है ना, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और मॉनिटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, यही आपका ऑप्शन 4 राइट है। 49 है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है। तो इसका सही कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। आपने ये ठान लिया है कि हमारा शीटेट नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर आप ये ठान लें कि हाँ हमें करना ही है, अब की बार होना ही है, तो बिल्कुल होगा। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण भी यही है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है 50वां, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है। तो सीखने की जो शैली है वो है आपकी चाशुष। क्या है, ये है चाशुष। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 51, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो भैया सीखने के लिए आकलन कर रहा है। कैसे, एक शिक्षक है, कक्षा में कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ के शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन। तो ये थे आपके 51 में से आपके कितने सही हुए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षा नज़दीक है और ये आपकी कंप्लीट पेडागोगी है। तो इनको प्रश्न को करने के लिए आप लोग टैग वर्ड की वीडियो को अवश्य देखना, आप लोगों के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका प्यार, आपकी सपोर्ट ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपका शीटेट क्लियर हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।